नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम इतिहास से आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, विदेशी आक्रमण ईरान तथा मकदूनिया का प्रभाव आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम देखेंगे ईरानियों का जो आक्रमण रहा भारत में उसका क्या प्रभाव रहा, और मकदूनिया का जो आक्रमण रहा, यानी कि मकदूनिया का मतलब यहाँ पर सिकंदर महान से है। ठीक है, यानी कि सिकंदर के आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ईरान और मकदूनिया का जो आक्रमण रहा भारत में, इसके क्या प्रभाव रहे, साथ ही साथ दोस्तों आप इससे पहले जो है ये जरूर समझें कि जो ईरानी आक्रमण रहा उसका क्या प्रभाव रहा, ये पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मकदूनिया, ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 516 ईसा पूर्व में ईरान के हखामनी वंश का राजा जो था, कौन था? डेरियस प्रथम, जिसको दारा नाम से जाना जाता था। इसने दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर सिंध, पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो आपका जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 516 ईसा पूर्व में ईरान के हखामनी वंश का शासक, ठीक है, ये वंश का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, हखामनी वंश। ठीक है, हखामनी वंश का जो शासक था दोस्तों, कौन था? डेरियस प्रथम, जिसको दारा नाम से जाना जाता था, ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर सिंध, पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्रों, यानी कि सिंधु नदी के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि आपका जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इनको जीतकर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि अपने साम्राज्य में मिलाकर उसको क्या बना दिया? 20वां प्रांत, या जिसको हम क्षत्रप भी कहते हैं, तो 20वां प्रांत बना दिया। ठीक है, यह दोस्तों शासन जो है सिकंदर के आक्रमण तक रहा। यानी कि जो ये शासन था दोस्तों, ठीक है, यानी कि डेरियस का, ये कब तक रहा? सिकंदर के आक्रमण तक रहा। इन आक्रमणों ने खरोष्टी लिपि, स्थापत्य कला और व्यापार को बढ़ावा दिया, और भारत ईरान के बीच जो है, ठीक है, और भारत ईरान के बीच जो है व्यापारिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक संपर्क स्थापित हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, पहले हम ईरान के आक्रमण के प्रभाव देखेंगे, उसके बाद फिर सिकंदर महान के आक्रमण के प्रभाव। तो सबसे पहले ईरान की बात हो रही है, तो याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 516 ईसा पूर्व में ईरान के हखामनी वंश, ठीक है, ये वंश पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। हखामनी वंश का शासक था दोस्तों डेरियस प्रथम। इसने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर जो है सिंध, पंजाब और पश्चिमी क्षेत्र जो है सिंधु नदी का, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसको जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया और 20वां प्रांत बना लिया इसको। और ये शासन इसका कब तक रहा? सिकंदर के आक्रमण तक रहा। ठीक है, और इन आक्रमणों ने दोस्तों क्या हुआ? इन आक्रमणों ने खरोष्टी लिपि, स्थापत्य कला और व्यापार को बढ़ावा दिया, और भारत ईरान के बीच जो है क्या बने? व्यापारिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक संपर्क स्थापित हुए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यह भारतीय रक्षा की कमजोरी को उजागर करने वाला, और भारत में खरोष्टी लिपि और छत्र प्रणाली तथा पॉलिश किए गए पत्थरों के उपयोग की शुरुआत करने वाला पहला प्रमुख विदेशी आक्रमण था दोस्तों। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि ईरानियों ने जो आक्रमण किया था, कब किया था? ठीक है, और भारत के किस क्षेत्र को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, और कौन सा इन्होंने प्रांत बनाया था? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। और साथ ही साथ ईरानियों का जो आक्रमण हुआ था, जो ईरान के जो डेरियस प्रथम था जो राजा, वो किस वंश का था आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, राजा का नाम क्या था पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। देखिए, यह भारतीय रक्षा की कमजोरी को उजागर करने वाला, और भारत में खरोष्टी लिपि, छत्र प्रणाली तथा पॉलिश किए गए पत्थरों के उपयोग की शुरुआत करने वाला पहला प्रमुख विदेशी आक्रमण था। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि
आपका खरोष्टी लिपि, ठीक है, क्षत्रप प्रणाली तथा पॉलिश किए गए पत्थरों के उपयोग की शुरुआत करने वाला पहला विदेशी आक्रमण था, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ईरानियों ने भारत पर कब आक्रमण किया, ठीक है, किस राजा ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और साथ ही साथ किस वंश का वो राजा था, ठीक है, किस सन में किया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों ईरानी आक्रमण की प्रमुख विशेषताएं या प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ईरानियों ने यानी कि जो डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, भारत में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला, ईरानियों ने जो है दोस्तों कब आक्रमण किया, ठीक है, ईरानियों ने जो है कब आक्रमण किया, लगभग 516 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखेंगे 516 ईसा पूर्व जो है ईरान ने भारत में आक्रमण किया। ठीक है, ठीक है, ईरानियों में जो शासक था दोस्तों जिसने भारत पर आक्रमण किया, उसका नाम पूछा जा सकता है, तो राजा या शासक का नाम था डेरियस प्रथम। ठीक है, और भी राजा हुए, ठीक है, डेरियस प्रथम ये प्रमुख था, डेरियस प्रथम, ठीक है, जिसको दारा नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसने कब आक्रमण किया, 516 ईसा पूर्व। इसने दोस्तों जो है डेरियस प्रथम ने क्या जीता, इसने दोस्तों कहाँ आक्रमण किया, पंजाब और सिंध, सिंध पंजाब में इसने जो है क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, और आक्रमण कर जो है सिंधु नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको जीत कर जो है अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, अपने साम्राज्य में 20वां प्रांत बनाया इसने। ठीक है, 20वां प्रांत, ठीक है, इसको जो है क्या बनाया, 20वां प्रांत बनाया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, आक्रमण तो आपको पता चल गया, ठीक है, ईरानियों का। अब इनके आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, पहला है दोस्तों राजनीतिक फूट का लाभ। ठीक है, पहला देखिए, उस समय जो है पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों, सॉरी, पश्चिमोत्तर भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर डेरियस प्रथम ने गंधार और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों को जीत लिया। ठीक है, यानी कि मैंने अभी बताया आपको, जो डेरियस प्रथम था, ठीक है, जिसको हम दारा नाम से जानते हैं, तो डेरियस प्रथम जो है किस वंश का था दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ऊपर बताया था मैंने, डेरियस प्रथम जो था ये दोस्तों ईरान के हखामनी वंश का था। ठीक है, हखामनी वंश, ठीक है, पूछा जाएगा, हखामनी वंश का शासक था दोस्तों। ठीक है, इसने क्या किया, जो पश्चिमोत्तर भारत है वो क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसका फायदा लेकर जो है दोस्तों इसने क्या किया, इसका फायदा उठा के इसने क्या किया, गंधार और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों को जीत लिया। ठीक है, दूसरा है दोस्तों प्रशासनिक प्रभाव। प्रशासनिक प्रभाव की बात करें तो देखिए, ईरानियों ने भारत में जो है छत्रप प्रणाली, यानी कि छत्रप प्रणाली का मतलब है प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति, यानी कि प्रांतीय जो प्रांत थे उनमें जो है गवर्नरों की नियुक्ति की शुरुआत की, जिसके बाद में शक और कुषाणों के लिए एक आदर्श का काम किया। तो यहाँ पर दोस्तों प्रशासनिक प्रभाव की बात करें तो ईरानियों के आक्रमण से जो है भारत में जो है प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की शुरुआत हुई, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की शुरुआत जो है किसने की, ठीक है, तो ये ईरानियों ने की दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो हखामनी साम्राज्य था, तो हखामनी साम्राज्य का राजा कौन था, भी बताया था मैंने आपको, डेरियस प्रथम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हखामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत, ठीक है, ऊपर बताया था, विजय के बाद जो है दोस्तों यह क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का 20वां सबसे समृद्ध प्रांत बना, जो काबुल घाटी से पंजाब तक विस्तृत था। तो मैंने भी ऊपर बताया था आपको कि जो डेरियस प्रथम था इसने आक्रमण किया और भारत की सिंध, पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र, जो वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसको जीतकर जो है इसने क्या किया, इसको 20वां प्रांत बना दिया। ठीक है, और ये प्रांत दोस्तों इतना बड़ा था, इतना समृद्ध था, और जो कहाँ से कहाँ तक फैला था, काबुल घाटी से लेकर पंजाब तक विस्तृत था।
ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों सांस्कृतिक विनिमय, ठीक है। तीसरा जो इसका प्रभाव है दोस्तों वो क्या है, आपका सांस्कृतिक विनिमय, ठीक है। तो सांस्कृतिक विनिमय की बात करें तो सांस्कृतिक विनिमय दोस्तों लिपि, वास्तुकला और मुद्रा, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलूं कि जो आपका विषय है इतिहास, ये काफ़ी दोस्तों काफ़ी विस्तृत है आपका जो विषय है इतिहास, ठीक है। इसमें जो हम जल्दी जल्दी इसमें चलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों जहाँ पर आपको मैं बताऊंगा आप साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। देखिए प्रभाव की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सांस्कृतिक विनिमय की बात में करें तो लिपि जो है आपका खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ जो ईरानी लिपि से प्रभावित थी, ठीक है। यानी कि भारत में जो खरोष्ठी लिपि है ये कहाँ से आई, ये किससे प्रभावित थी, ये ईरानी लिपि से प्रभावित थी, ठीक है। आप याद रखेंगे खरोष्ठी लिपि आप सभी ने पढ़ी है। खरोष्ठी लिपि जो है कहाँ से कहाँ को लिखी जाती है पूछा जाता है, तो खरोष्ठी लिपि जो है दोस्तों ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। याद रखेंगे दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो प्रभाव पड़ा वास्तुकला में, ठीक है। वास्तुकला की बात करें तो अशोक के स्तंभों पर जो चमकदार पॉलिश की गई थी वह ईरानी फारसी शैली से प्रेरित थी, ठीक है। साथ ही जो है घंटाघर आकार की शैली भी वहां से आई, ठीक है, ठीक है। तो वास्तुकला आप याद रखेंगे, ठीक है। अशोक के स्तंभों पर जो चमकदार पॉलिश की गई थी वह जो है ईरानी फारसी शैली से प्रेरित थी, साथ ही घंटाघर आकार की शैली भी वहीं से आई। तो आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि जो घंटाघर आकार की जो शैली है ये कहाँ से आई, ठीक है। यानी कि ये ईरान से आई, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ईरान के आक्रमण से आई, ठीक है। साथ ही साथ जो अशोक का जो स्तंभ है, अशोक के स्तंभों में जो चमकदार पॉलिश की गई है तो ये भी जो है दोस्तों ईरानी फारसी शैली से प्रेरित थी, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करें मुद्रा की तो दोस्तों मुद्रा क्या थी, देखिए फारसी सिक्कों की तर्ज पर भारत में भी जो है कलात्मक सिक्के जो है बनने लगे। यानी कि जो भारत में जो सिक्के बने वो भी दोस्तों ईरानियों के प्रभाव से बने, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सिकंदर का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। यानी कि जो सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इस आक्रमण ने दोस्तों भारत की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को उजागर किया, जिससे भविष्य में सिकंदर के लिए भारत पर आक्रमण करना आसान हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि डेरियस प्रथम ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और किस प्रकार से उसे जो है विश्व प्रांत बनाया। तो इससे क्या हुआ, सिकंदर का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस आक्रमण ने दोस्तों भारत की कमजोर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको उजागर किया, जिससे भविष्य में सिकंदर के लिए भारत पर आक्रमण करना क्या हो गया, आसान हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए व्यापार का विस्तार, ठीक है। व्यापार का विस्तार देखिए सिंधु नदी के रास्ते ईरान और भारत के बीच समुद्री व्यापार का मार्ग खुला, जिसमें कपास, रेशम और कीमती धातुओं का आदान प्रदान प्रमुख था। भारत और ईरानी संस्कृति का मिश्रण हुआ और फारसी संस्कृति के प्रभाव से भारतीय राजाओं ने कलात्मक सिक्के अपनाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया व्यापार का विस्तार कैसे हुआ। देखिए ईरान ने जब आक्रमण किया, ठीक है, तो आक्रमण करने के बाद जो है सिंधु नदी के रास्ते जो है, ठीक है, सिंधु नदी के रास्ते ईरान और भारत के बीच जो है समुद्री व्यापार का मार्ग खुला, ठीक है। यानी कि ईरान और भारत के बीच जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, जिसमें आदान प्रदान इनका शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपका कपास हो गया, रेशम हो गया और कीमती धातुओं का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। और भारत और ईरानी संस्कृति का मिश्रण हुआ, यानी कि दोनों संस्कृति आपस में मिली, ठीक है। भारत और ईरानी संस्कृति आपस में मिलते मिश्रण हुआ इनका और फारसी संस्कृति के प्रभाव से भारतीय राजाओं ने कई प्रकार के कलात्मक सिक्के अपनाए, ठीक है। इसके बाद देखिए यद्यपि जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से ईरानी आक्रमण के परिणाम जो है स्थायी नहीं हुए, तथापि सांस्कृतिक प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ा। यानी कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत में उतना नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव जो है ये जो है निश्चित तौर पर पड़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों ईरानी राजाओं की तरह जो है
केश प्रक्षालन यानी कि बाल धोने का उत्सव प्रारंभ किया। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हम प्रभाव देख रहे हैं कि ईरानियों का यानी कि ईरान का जो आक्रमण रहा, ईरान ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत में इसका क्या क्या प्रभाव रहा। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जो ईरानी राजाओं की तरह यानी कि जो ईरान में जो ईरानी राजा थे उनके वहाँ एक जो है दोस्तों उत्सव मनाया जाता था ईरान में। क्या मनाया जाता था? केश प्रक्षालन। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। केश प्रक्षालन जो है ये प्रारंभ कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। केश प्रक्षालन का मतलब होता है, केश मतलब होता है बाल, केश प्रक्षालन का मतलब होता है धोने का उत्सव, यानी कि बाल धोने का उत्सव जिसको हम कहेंगे केश प्रक्षालन। ये किसने आरंभ किया आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया? ठीक है, ये जो प्रथा, ये जो उत्सव है केश प्रक्षालन, ठीक है, ये उत्सव जो है कहाँ से आया? ये आया ईरान से। ठीक है, ये याद रखेंगे इसको। और वैसे अगर आपको पूछा जाता है, सीधे पूछ लिया जाएगा भारत में दोस्तों इस उत्सव को प्रारंभ किस राजा ने कराया? ठीक है, केश प्रक्षालन उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे केश प्रक्षालन उत्सव की शुरुआत जो है किस राजा ने करवाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं दोस्तों वो सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए दूसरी चीज आपको याद रखनी है। देखिए पहला केश प्रक्षालन जो है उत्सव किसने प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और ये कहाँ से आया? ये ईरान से आया। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है स्त्री अंग रक्षकों को नियुक्त किया तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एकांत में रहने का प्रावधान किया। इसी प्रकार ईरानी व्यवस्था के अनुरूप ही शव एवं शक एवं कुषाणु ने भी अपने साम्राज्य, ये शक होगा, हाँ शक, शक एवं कुषाणु ने भी अपने साम्राज्य को क्षत्रप, ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया था इनके प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति, तो क्षत्रप प्रांत में बांटकर उसके प्रशासक के रूप में जो क्षत्रपों हैं उनकी नियुक्ति की, यानी कि जो गवर्नर बने आपके प्रांतों के, उनको क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्काईलैक्स। ठीक है, स्काईलैक्स दोस्तों एक विद्वान हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों भौगोलिक खोज ने जो है इन्होंने एक भौगोलिक खोज की जिससे दोस्तों भारत और ईरान के बीच जो संबंध स्थापित हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, देखिए नाम याद रखेंगे स्काईलैक्स। ठीक है, तो स्काईलैक्स ने दोस्तों भौगोलिक खोज की। ठीक है, तो स्काईलैक्स की भौगोलिक खोज ने ईरान तथा भारत के बीच संपर्क को सुगम बना दिया। तो इन्होंने कौन सी खोज की? ठीक है, कौन सी खोज की? देखिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं जिससे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। ईरान का सामान्य सोने का सिक्का डारिक था और चांदी का सिक्का क्या था? सिग्लोई या सेकल्स। ठीक है, ये सिक्के भी आपको पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। चांदी और सोने के सिक्के दोनों भारत में लाए गए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, स्काईलैक्स की भौगोलिक खोज ने ईरान तथा भारत के बीच जो संपर्क था उसको और सुगम बना दिया। ईरान और भारत के बीच में संपर्क को और सुगम बना दिया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं, यानी कि भारत की पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, जिससे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों पूछ लिया जाएगा ईरान के साथ भारत के व्यापार के संकेत कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखेंगे ये स्काईलैक्स की एक भौगोलिक खोज से मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ईरान का सामान्य जो सोने का सिक्का था वो क्या था? डारिक था। ठीक है, और चांदी का सिक्का था सिग्लोई। ये दोनों चीज याद रखेंगे। डारिक क्या था? ये था सोने का सिक्का। ठीक है, और जो सिग्लोई या सिकल्स था ये था आपका चांदी का सिक्का। ठीक है, इनके दोनों के दोस्तों प्रमाण जो है भारत में देखे गए हैं। तो इससे सीधे सीधे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और ईरान के बीच में जो संपर्क था दोस्तों वो अच्छा था, इनके बीच में व्यापारिक संपर्क था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आदान प्रदान इनका जो है, सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी जो कीमती जो आपके धातु हैं इनका आदान प्रदान होता था। कपास, रेशम अभी ऊपर बताया था मैंने, इसका सब आदान प्रदान होता था। तो कहीं ना कहीं जो सिक्के हैं ये भी दोस्तों भारत में देखे गए हैं।
उसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करें, ईरान में दंड प्रथा के रूप में सिर मुंडा देने की प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा बौद्ध ग्रंथ महावंश में इस प्रकार के दंड दिए जाने का उल्लेख जो है मिलता है। तो दोस्तों देखिए, ईरान में क्या था, ईरान में दंड प्रथा के रूप में जो है क्या था, सिर मुंडा देने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, यानी कि सिर मुंडा देने की प्रथा प्रचलित थी ईरान में दंड प्रथा के रूप में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा बौद्ध ग्रंथ महावंश, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बौद्ध ग्रंथ महावंश में इस प्रकार के दंड दिए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, ईरानियों का आक्रमण जो है भारत में कब हुआ और इसके क्या क्या प्रभाव रहे और कब आक्रमण किया, किस वंश के शासक ने आक्रमण किया, ठीक है, किस क्षेत्र में भारत के आक्रमण किया, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़े, इसको मैंने दोस्तों आपको भी बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा और एक बार फिर आप इसको ज़रूर देखेंगे दोबारा, क्योंकि दोस्तों ये आपका हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो इतनी बार आपको जो है मैं आपको जो है पहले ही बता दूंगा कि आप इसको जो है दोबारा देखें। ठीक है, तो इतना संभव नहीं है दोस्तों कि हम इसको बार बार दोबारा फिर रिपीट कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों, मकदूनिया। ठीक है, तो मकदूनिया यानी कि सिकंदर, सिकंदर महान दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इसने दोस्तों किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया आप सभी जानते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव जो है पड़े, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ मकदूनिया जो है ये कहाँ स्थित है, इसको भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे, कौन कौन से इसमें जो है देश बटे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सिकंदर महान से संबंधित सारे फैक्ट देखेंगे। सिकंदर का जन्म कब हुआ, ठीक है, साथ ही साथ सिकंदर की माता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, ठीक है, साथ ही साथ पिता का नाम क्या था, कब जो है सिकंदर ने आक्रमण किया और कौन कौन से दोस्तों युद्ध जो है सिकंदर ने लड़े, जिनमें आपका प्रमुख आपने पढ़ा होगा, झेलम का युद्ध आप सभी ने पढ़ा होगा, इसको देखेंगे। साथ ही साथ क्या प्रभाव जो है सिकंदर के आक्रमण का भारत में पड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मकदूनिया। ठीक है, मकदूनिया दोस्तों ये कहाँ स्थित है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कौन कौन से देश आते हैं, और जो सिकंदर महान था दोस्तों कहाँ का शासक था, यहीं का शासक था मकदूनिया का। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों मकदूनिया, जो आज कई देशों जैसे आपका ग्रीस, बुल्गारिया, अल्बानिया और सर्बिया व कोसोवो में बटा हुआ है, जिसमें उत्तरी मैसेडोनिया एक स्वतंत्र देश है। यह क्षेत्र जो है सिकंदर महान के प्राचीन साम्राज्य का केंद्र था, जो ग्रीस से लेकर भारत तक फैला था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको, मकदूनिया जो है ये एक ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, जिसमें आज कई देश इसमें शामिल हैं, ग्रीस, बल्गारिया, अल्बानिया, सर्बिया और कोसोवो में बटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो उत्तरी मैसेडोनिया है यह एक स्वतंत्र देश है, और यह क्षेत्र जो है दोस्तों सिकंदर महान के प्राचीन साम्राज्य का केंद्र था। ठीक है, जो ग्रीस से लेकर कहाँ तक फैला था, भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिकंदर महान की। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों सिकंदर महान, और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, जन्म कब हुआ, याद रखेंगे। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया आधुनिक ग्रीस में हुआ था। ठीक है, ग्रीस यानी कि आपका यूनान। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि उस आपके जो उत्तरी जो मैसेडोनिया है उसमें क्या था, एक स्वतंत्र क्या था, देश था। तो इस क्षेत्र में जो है सिकंदर महान के प्राचीन साम्राज्य का एक केंद्र था मैसेडोनिया। तो याद रखेंगे सिकंदर महान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, 356 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया यानी कि आधुनिक ग्रीस यानी कि आधुनिक यूनान में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे इनकी माता का नाम क्या था। ठीक है,
तो सिकंदर महान की माता का नाम था रानी ओलंपियास। ठीक है, क्या था? रानी ओलंपियास जो है माता का नाम था सिकंदर के, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था राजा फिलिप द्वितीय। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों गुरु यानी कि सिकंदर महान के गुरु कौन थे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाएगा आपको। सिकंदर महान के जो गुरु थे दोस्तों वो थे अरस्तु। ठीक है, याद रखेंगे। 20 वर्ष की आयु में दोस्तों सिकंदर महान जो है राजा बने। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मृत्यु की बात करें तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी, अभी हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से सिकंदर ने झेलम के युद्ध के बाद जो है किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु आप याद रखेंगे कब हुई? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, कहाँ हुई? बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। और उस समय सिकंदर की जो उम्र थी दोस्तों वो थी लगभग जो है 32-33 वर्ष की अवस्था रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे फैक्ट जो हैं याद रखने हैं। ठीक है, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, मैसेडोनिया आधुनिक यूनान यानी कि आधुनिक ग्रीस में हुआ था। माता का नाम रानी ओलंपियास, पिता का नाम राजा फिलिप द्वितीय और सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। ठीक है, और 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजा बने थे। साथ ही साथ मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखेंगे। आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने खैबर दर्रे यानी कि खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, से होकर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर महान ने आक्रमण जो है कहाँ से किया, कब किया। ठीक है, ये दोस्तों आपको भूलना नहीं है 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में या ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने जो है खैबर दर्रे, ठीक है, पूछा जाता है कि सिकंदर किस दर्रे से भारत पर आया, यानी किस दर्रे से भारत पर इसने आक्रमण किया था, तो ये खैबर दर्रा पूछा जाता है। ठीक है, खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक हो गया, यहाँ से होकर भारत पर आक्रमण किया। उसने सबसे पहले जो है अश्वजाति नामक राज्य को जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले किस राज्य को जीता। ठीक है, पहला आपको याद रखना है अश्वजाति। ठीक है, 2-3 फैक्ट यहाँ से याद रखने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में किया। ठीक है, किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया? खैबर दर्रे से भारत आया दोस्तों सिकंदर महान। ठीक है, सबसे पहले इसने जो है अश्वजाति नामक राज्य को जीता। याद रखेंगे अश्वजाति। ठीक है, फिर जो है सिकंदर ने निसा राज्य को जीता। तत्पश्चात उसने अश्वक राज्य को जीता। ठीक है, और तक्षशिला के शासक आम्बी ने उसके सामने समर्पण किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 जो राज्य सिकंदर ने शुरुआत में जीते, इनके नाम आपको याद रखने हैं सब। ठीक है, सबसे पहले अश्वजाति नामक राज्य को जीता, फिर सिकंदर ने निसा राज्य को जीता, तत्पश्चात उसने जो है अश्वक राज्य को जीता। तो तीनों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिकंदर महान ने सबसे पहले जो है किस राज्य को जीता पूछा जाता है? अश्वजाति। याद रखेंगे अश्वजाति, निसा और अश्वक। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखिए तक्षशिला के शासक जो है आम्बी। ठीक है, आम्बी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। तो आम्बी ने भी दोस्तों उसके सामने यानी कि सिकंदर के सामने जो है समर्पण किया और सहायता करने का वचन दिया। ठीक है, अभिसार के शासक ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर पोरस से उसकी मुठभेड़ हुई। ठीक है, पोरस, जिसमें पोरस की हार हुई। इस युद्ध को झेलम या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो पोरस, ठीक है, पोरस पंजाब के राजा थे पोरस। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच भी युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या परिणाम रहा और कब हुआ युद्ध, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये ऊपर जो मैंने बताया आपको दोस्तों कि खैबर दर्रे से जो है सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया और सबसे पहले किस राज्य को जीता? अश्वजाति को। ठीक है, सबसे पहले किस राज्य को जीता? अश्वजाति। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों बात करें झेलम का युद्ध, जिसको हम हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं, कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा है। देखिए झेलम या हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? देखिए 326 ईसा पूर्व में
सिकंदर महान और पंजाब के राजा पोरस के बीच आधुनिक पाकिस्तान में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर विजयी रहा। यह युद्ध जो है सिकंदर की भारत में अंतिम जो है बड़ी लड़ाई थी। इसके बाद सिकंदर ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये वापस लौट गया था, फिर रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, जो हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध, ठीक है, या तो आपको हाइडेस्पीस करके पूछा जाएगा या फिर झेलम करके पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध किसने लड़ा, किसके बीच हुआ, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। किसके बीच हुआ? सिकंदर महान और पोरस के बीच लड़ा गया, जिसमें दोस्तों सिकंदर विजयी रहा, ठीक है। और यह जो है सिकंदर का भारत में अंतिम जो है सिकंदर की बड़ी लड़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 326 ईसा पूर्व याद रखेंगे, सिकंदर महान और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और आधुनिक पाकिस्तान में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। इसलिए इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन रहा, पूछा जाएगा आपको कि झेलम हाइडेस्पीस युद्ध में जो है विजयी कौन रहा, सिकंदर रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो क्या रहा। देखिए झेलम या हाइडेस्पीस का जो युद्ध है, इसका परिणाम ये रहा दोस्तों कि सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे जो है मित्र बना लिया और उसका राज्य वापस कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सिकंदर ने जो है पोरस की वीरता को देखा दोस्तों हाइडेस्पीस के युद्ध में, और इससे प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसका राज्य जो है उसे वापस कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों झेलम युद्ध के बाद, ठीक है, अब किस प्रकार से दोस्तों सिकंदर महान की मृत्यु होती है। देखिए झेलम युद्ध के बाद सिकंदर महान की सेना ने थक्कर और घर की याद में व्यास नदी के किनारे विद्रोह कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेना लगातार जो है युद्धों से थकी हुई थी और सेना ने पूर्व की ओर बढ़ने से मना कर दिया, ठीक है। सेना दो भागों में बट गई, जिसमें एक भाग जो है खैबर दर्रे से गया और दूसरा भाग जो है स्वयं सिकंदर के साथ सिंधु नदी के निचले इलाकों से पश्चिम की ओर बढ़ा। वापसी के दौरान दोस्तों बलूचिस्तान के रेगिस्तान में भीषण गर्मी और पानी की कमी से सेना को जो है भारी नुकसान हुआ। घर पहुंचने से पहले 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है बेबीलोन और मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया जो झेलम का युद्ध हुआ, झेलम युद्ध के बाद जो है सिकंदर महान की सेना जो है दोस्तों बहुत थक गई थी, ठीक है, और इन्होंने जो है व्यास नदी के किनारे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि सेना जो है लगातार युद्धों से थकी हुई थी और सेना ने पूर्व की ओर बढ़ने से मना कर दिया। तो यहाँ से सेना दो भागों में बढ़ गई, एक भाग जो है एक खैबर दर्रे से चले गया और दूसरा जो है स्वयं सिकंदर के साथ सिंधु नदी के निचले इलाकों में पश्चिम की ओर बढ़ा, ठीक है। वापसी में दोस्तों बलूचिस्तान के रेगिस्तान में भीषण गर्मी और पानी की कमी से इनकी सेना को भारी नुकसान हुआ और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव रहे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों प्रभाव देखने से पहले आपको यहाँ पर सिकंदर ने दो नगर बसाए थे, तो इनको आपने याद रखना दोस्तों, किसके नाम से सिकंदर महान ने नगर बसाए थे, ठीक है। देखिए सिकंदर महान के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, इस सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिकंदर महान के घोड़े का नाम क्या था। तो याद रखेंगे दोस्तों सिकंदर महान के घोड़े का नाम क्या था, बुसेफेलस या फिर बुसेफालस, ठीक है, याद रखेंगे। सीधे पूछ लिया जाएगा कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बुसेफेलस या बुसेफाल्स था, ठीक है। अब साथ साथ आपको याद रखना है, यहाँ मैंने इसलिए घोड़े का नाम आपको बता रखा है क्योंकि इसी के नाम से सिकंदर महान ने एक नगर बसाया था, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इसलिए बीच में यहाँ पर ऐड किया है। देखिए सिकंदर महान के घोड़े का नाम क्या था, बुसेफेलस या बुसेफालस। तो सिकंदर ने दो नगर बसाए दोस्तों, पहला है बुसेफला, ठीक है। बुसेफला जो है अपने प्यारे घोड़े की मृत्यु के सम्मान में इस शहर को बसाया था, ठीक है, सिकंदर महान ने। दूसरा शहर है निकाइया। निकाइया दोस्तों ये पोरस यानी कि पंजाब का जो राजा था पोरस पर विजय के उपरांत बसाया था सिकंदर ने।
तो ये दोनों जो है दोस्तों नगर आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला है बुसेफला, ठीक है। बुसेफला दोस्तों अपने घोड़े की याद में नगर को बसाया था, ठीक है, क्योंकि घोड़े का नाम ही क्या था, बुसेफेलस था, ठीक है। दूसरा निकाया, यानी कि पोरस के साथ पंजाब का राजा था पोरस। इसको हराने के बाद जो है इसकी हराने के बाद जो है सिकंदर महान ने इस नगर को बसाया निकाया, ठीक है। तो दोस्तों दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। तो भारत में सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की बात करें तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यूनानी कला प्रशासन का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा, ठीक है। तो काफी सारे दोस्तों प्रभाव पड़े, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है सांस्कृतिक प्रभाव। मुख्य प्रभाव हम देख रहे हैं, तो देखिए सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े सिकंदर के आक्रमण के। पहला है गांधार कला शैली। देखिए दोस्तों गांधार कला शैली यहाँ पर आई है। देखिए यूनानी कला और बौद्ध धर्म के मिश्रण से जो है गांधार कला का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो है आपका गांधार कला का विकास किससे हुआ है, ठीक है। तो गांधार जो कला है दोस्तों, इसका विकास हुआ है यूनानी कला और बौद्ध धर्म के मिश्रण से, ठीक है। किससे हुआ है, यूनानी और बौद्ध धर्म के मिश्रण से दोस्तों किसका विकास हुआ है, गांधार कला शैली। आप समझ गए, यूनानी आप सभी जानते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यूनानी और बौद्ध धर्म के मिश्रण से क्या बना, आपका गांधार कला शैली का विकास हुआ, जो मूर्ति कला में ग्रीस प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। साथ ही साथ ज्योतिष कला, वास्तुकला और प्रशासन में यूनानी विचारों और तकनीकों का प्रसार हुआ। मैंने अभी बताया, क्योंकि आपका सिकंदर जो था दोस्तों, ये कहाँ का था, आपका ग्रीस का था, ठीक है, यूनान का था। तो यूनान का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, यूनानी कला और बौद्ध धर्म के मिश्रण से जो है गांधार कला का विकास हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला में भी ग्रीस प्रभाव को दर्शाया है, ठीक है। उसके साथ साथ ज्योतिष कला, वास्तुकला और प्रशासन में यूनानी विचारों और तकनीकों का प्रसार हुआ। दूसरा देखेंगे राजनीतिक और सैन्य प्रभाव क्या पड़े, ठीक है। देखिए छोटे राज्यों का कमजोर होना, ठीक है, यानी कि जो छोटे राज्य थे वो कमजोर होते गए। सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे राज्यों को कमजोर कर दिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को एक एकीकृत साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। यानी कि सिकंदर के आक्रमण ने जो है उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे राज्यों को कमजोर कर दिया, ठीक है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को एक और जो है एकीकृत साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद तुरंत जो है सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, उसके बाद फिर जो है सिकंदर की मृत्यु के बाद फिर मौर्य वंश आता है आपका, और हम इसके आगे फिर मौर्य वंश पर चलेंगे। तो देखिए मौर्य में वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को एक एकीकृत साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। दूसरा दोस्तों सैन्य रणनीतियाँ। देखिए सैन्य रणनीतियों की बात करें तो भारतीयों ने यूनानियों से नई युद्ध रणनीतियाँ सीखी और सैन्य संगठन में सुधार किया। दोस्तों सैन्य रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा, सैन्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो भारतीयों ने जो है क्या किया, यूनानियों से नई युद्ध रणनीतियाँ सीखी, ठीक है, युद्ध करने की नई रणनीतियाँ सीखी भारतीयों ने यूनानियों से, ठीक है, और सैन्य संगठन में क्या किया, सुधार किया। इसके बाद देखिए व्यापार और एवं वाणिज्य, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो नए मार्ग, जैसे आपका भूमि और समुद्री व्यापार के लिए नए रास्ते खुले, जिससे भारत और पश्चिम के बीच वाणिज्य को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े, मैंने आपको बताया। सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, गांधार कला शैली का विकास हुआ, जो यूनानी कला और बौद्ध कला के मिश्रण से बना, ठीक है। साथ ही साथ सैन्य प्रभाव पड़ा, छोटे जो राज्य थे वो कमजोर हुए, ठीक है। सैन्य रणनीतियों में अंतर आया, यानी कि जो भारतीयों ने जो है क्या किया, नई युद्ध प्रणालियाँ सीखी, किससे, यूनानियों से। साथ ही साथ व्यापार की बात करें तो नए मार्ग खुले, जैसे आपका भूमि और समुद्री व्यापार के लिए नए रास्ते खुले, जिससे भारत और पश्चिम के बीच जो है वाणिज्य को बढ़ावा मिला।
साथ ही साथ दोस्तों ज्ञान और इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक जो अभिलेख है, ठीक है, ऐतिहासिक जो अभिलेख है सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों और विद्वानों ने भारतीय समाज और आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाली अभिलेख छोड़े, जिससे भारतीय इतिहास के कालक्रम को निश्चित आधार मिला। ठीक है, इनकी जो ऐतिहासिक जो अभिलेख है जिससे हम दोस्तों किसी भी कालक्रम को जो है निश्चित तौर पर जो है अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इनकी किसी भी ऐतिहासिक घटना या उसके कालक्रम को जो है हम इससे पता करते हैं ऐतिहासिक अभिलेखों से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सिकंदर ने कई नए शहर बसाए, जैसे आपका काबुल में जो है सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया, जो बाद में यूनानी संस्कृति और प्रशासन के केंद्र बने। तो दोस्तों ये पूछा गया है पहले कि जो है सिकंदर ने कौन सा शहर बसाया, तो ये याद रखेंगे काबुल में सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, सिकंदर महान ने कौन सा शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, या फिर सिकंदरिया। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, जो बाद में जो है यूनानी संस्कृति और प्रशासन के केंद्र बने। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिकंदर के साथ जो है कुछ जो है विद्वान आए थे भारत में, तो इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सिकंदर के साथ जो है कौन कौन से विद्वान जो है भारत आए। ठीक है, पहला नाम याद रखेंगे याकस का, दूसरा अरिस्टोबुलस का, तीसरा नाम याद रखेंगे एनासिक्रिटिस का। ठीक है, तीनों जो है दोस्तों ये सिकंदर के साथ कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, जिनके विवरणों ने भारतीय इतिहास को भी समृद्ध किया, यानी कि इन विद्वानों ने जो है अनेक विवरण लिखे जो भारतीय इतिहास को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है अरिस्टोबुलस जो है, अरिस्टोबुलस ने एक किताब लिखी, कौन सी लिखी, हिस्ट्री फॉर वॉर। ठीक है, क्या लिखी, हिस्ट्री फॉर वॉर। याद रखेंगे, सीधे पूछ लिया जाएगा आपको ये बुक किसने लिखी है, तो याद रखेंगे अरिस्टोबुलस ने लिखी थी। दूसरा यहाँ पर याद रखेंगे सिकंदर, यानी कि सिकंदर महान की जीवनी किसने लिखी। ठीक है, सिकंदर की जीवनी किसने लिखी, एनासिक्रिटिस ने। ठीक है, एनासिक्रिटिस ने क्या लिखा, सिकंदर महान की जीवनी लिखी, और अरिस्टोबुलस ने कौन सी बुक लिखी, हिस्ट्री फॉर वॉर। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, सिकंदर महान का जो आक्रमण था उसका भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया ईरानियों ने भारत में आक्रमण किया। ठीक है, डेरियस प्रथम के बारे में बताया था। तो जो ईरानी थे, ईरानियों के आक्रमण से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े ये मैंने आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा विदेशी आक्रमण में ईरानी और जो सिकंदर था, ईरानियों और सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।